आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया की परेशानियां बढ़ रही हैं, केसीआर भी परेशान है कि कविता उनकी बेटी पर भी जांच की तलवार लटकी हुई है। इस सब के बीच में अभी से नहीं, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगहों से सरकारी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठता रहा है। एक बार फिर गर्मा रहा है। विपक्ष इसको कितना बड़ा मुद्दा बना पाएगा, इस मामले को कैसे देखना चाहिए, इसके राजनीतिक पहलू को देखना चाहिए या जांच पड़ताल के पहलू को देखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, भ्रष्टाचार का मुद्दा जो राजनीति में बड़ा मुद्दा है। आपको याद होगा अन्ना आंदोलन इसी मुद्दे पर हुआ था, यूपीए सरकार चली गई थी। लेकिन ये मुद्दा क्या काउंटर अब बन ही नहीं पाएगा बीजेपी सरकार के लिए, क्योंकि ज़्यादातर विपक्षी नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई के जांच के मामलों में फंसे हुए। बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ शुभ्रांश राय जी मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश जी, शुरुआत आपसे। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा हमेशा चुनाव में रहा है। ये तो सत्ता के सेमीफाइनल का साल चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट हो गया है, अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आने वाला है। ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो बीजेपी के खिलाफ उठाने वाले जो हैं वही ज़्यादातर जो हैं इसके लपेटे में दिखाई दे रहा है। ये आपका सवाल हो सकता है, लेकिन अभी तक जो मैंने देखा है कि नरेंद्र मोदी सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की बाकी प्रदेश सरकार हो, इसमें कोई पिछले 8 वर्षों में कोई बड़ा स्कैम ऐसा हो गया हो, ये सामने अभी तक आया नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार का जो व्यापमं है, आप वहाँ के आप अच्छी तरह जानते हैं, वो यूपीए सरकार के दौरान आया था। उसमें उनके मिनिस्टर तक 3 साल जेल में रह के आए हैं, सजा हो चुकी है। इसलिए उठाना एक बात होती है। जो दूसरी बात इस समय है कि यह बात सही है कि ज़्यादातर जो नेता इस समय सीबीआई, ईडी या इवन इनकम टैक्स के, इवन एनआईए में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विपक्ष से हैं। लेकिन इस आधार पर कि वो नेता विपक्ष से हैं, इस आधार पर कहना कि जो कुछ कार्रवाई हो रही है वो केवल विपक्षियों के दमन के लिए है और राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी इन सबको कमजोर करके चुनावी लाभ लेकर लंबे समय तक शासन करके इसके उद्देश्य है, इसको स्वीकार करना जरा कठिन है। यद्यपि भारत में एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है और हमने देखा है, आखिर जो जेपी का आंदोलन था वो शुरुआत तो भ्रष्टाचार से ही हुआ था, बाद में चीजें आई थी। तो राजनीतिक भ्रष्टाचार, शीर्ष स्तर का भ्रष्टाचार, राजनीति का अपराधीकरण 80 के दशक से हमारे देश में मुद्दा रहा है, उसमें संघर्ष होता रहा है। इस समय आप अगर देखेंगे जितने नेताओं पर कार्रवाई है, आपके जो भी दर्शक हैं, मैं तो उनसे भी आग्रह करूंगा कि एक बार उन केस को जरूर देख लें, या जो चार्जशीट है उसको भी देख लें कि उसमें कुछ तथ्य है या नहीं है। बगैर तथ्य के कोई भी सरकार अगर चाहे भी कि हमको विपक्ष को परेशान करना है, तो जहां न्यायपालिका इतनी सशक्त है, जहां मीडिया इतनी खुली हुई है, उसमें इस ढंग से हो नहीं सकता है कि आप एकदम से सबको दिल्ली सरकार बेवजह किसी पर मामले दर्ज नहीं हो सकते। शुभ्रांश जी, मेरा जो पहला सवाल था अवधेश जी से वो इसी मुद्दे पर था, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भ्रष्टाचार को भी एक मुद्दा बनाया गया, बहुत जमकर उठाया गया। लेकिन अब ऐसा लगता है, वो जो सवाल मैंने किया था वही आपके सामने रखता हूं, कि बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि बीजेपी के खिलाफ जो लोग हैं वो ज़्यादातर भ्रष्टाचार के मामलों में फंसते दिखाई दे रहे हैं। और ये बात सही है कि ईडी या कोई भी सरकारी एजेंसी बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के, बिना आधार के तो कार्रवाई करेगी नहीं। देखिए प्रवीण जी, 2-3 बड़ी बातें हैं। तत्काल की अगर बात करें तो लालू परिवार के घर पे छापे पड़ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि पिछले कई सालों से लालू जी जेल में थे, वो किस बात के लिए जेल में थे। ऑफ कोर्स ये यही वाला आरोप था। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, हर बार ईडी या सीबीआई जब भी जाती है किसी के पास, तो क्या उससे जुड़े हुए वो तमाम अधिकारी नहीं होते हैं जो उस प्रपोजल को लाते हैं या आप कार्रवाई से नहीं, आप उस समय, आप जिस समय पर की जा रही उसकी टिप्पणी कर रहे हैं। मैं दोनों बातों पे आता हूँ। जिस बात पे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल ट्वीट किया है रात को कि उनके घर पे बच्चियाँ, उनकी बहू प्रेग्नेंट है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 15-15 घंटे, 19-19 घंटे, तो उससे पहले आखिर वो जेल किस बात के लिए गए थे? ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ आवाज़ आपके खिलाफ बोली और आपने कहा कि चलो बुलाते हैं, वेलकम टू द फैमिली। और उन्होंने तो अपने घर के बाहर एक बोर्ड भी लगा दिया है कि अब जब आपका दिल करे आप आइए, आपका स्वागत है। लेकिन रही बात ये, आपने कहा कि दुरुपयोग होता कैसे, तो मुझे 2-4 नाम याद आते हैं जो मैं पीछे अखबारों में देखता था, टीवी में देखता था, शायद अब उसकी चर्चा ख़त्म हो गई। INS विक्रांत में चंदा घोटाला हुआ था, खूब सोशल मीडिया पे चला था, खूब अखबारों में भी 2-4 दिन आया था। मुझे याद नहीं है कि किरीट सोमैया के घर कोई गया है, क्योंकि संबंध भाजपा से जुड़े हुए हैं। खूब ढेर सारे अखबारों में हमने पीछे पढ़ा था, कई सालों तक पढ़ा, येदियुरप्पा जी का। मालूम नहीं, हो सकता है आज वो साफ़ सुथरे स्वच्छ हो, क्योंकि अब चर्चा नहीं चलता।
अभी कर्नाटक में 40% कमीशन पूरी अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह दिखता है। वो पता नहीं उनका अखबार और टीवी में जो दिखता है वो सही है या जो ईडी सीबीआई करती है वो सही, वहाँ भी कोई नहीं गया। आपने अपना पॉइंट बनाया, आप कह रहे थे भ्रष्टाचार कोई बड़ा दिखाई नहीं देता और यहाँ पर काफ़ी सारे गिना दिए गए। शुभ्रांश जी, शायद थोड़ा सा मेमोरी में थोड़ी कमी हो गई है, बाकी तो सोच समझ के बोलते हैं कि लालू जी अभी जेल थे, 2 मामलों में उनको सजा हुई है चारा घोटाले में। और चारा घोटाला का मामला तब हुआ था जब केंद्र में नरसिंह राव की सरकार थी, उसमें बीजेपी नहीं थी। वो मामला लालू जी को जेल तब जाना पड़ा था जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, जिसको कांग्रेस बाहर, तभी तो लालू जी ने जनता दल यू तोड़ के आरजेडी बनाया था। तो उसमें तो 2 मामले में प्रूफ है और चल रहे हैं। तो लालू जी को अभी जो है पेरोल पर छूटे थे इलाज के लिए, अभी भी वो सजा याफ्ता है, जेल में है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जहाँ तक दूसरी बात है, देखिए 1,02,500 कुछ वर्ग फीट जमीन, आपको पता है 26 लाख रुपए में लालू जी के परिवार को मिला था, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए थी। और उसमें जितने लोगों का ज़मीन था उनके रिश्तेदारों को कुछ ही दिनों में मुंबई, जबलपुर, आपको ये हाजीपुर, ऐसी जगहों पर, जयपुर, ऐसी जगहों पर रेलवे में नौकरी मिल गई। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें तो हमने इसलिए निकाल लिया था। आपने बाकायदा इसको पूरा आर्टिकल लिख रखा है। तीन मैं पॉइंट बता देता हूँ इनको। स्वर्गीय किशुनदेव राय ने सेल डीड के जरिए 2008 में 3375 वर्ग फीट जमीन 3,75,000 रुपये में ट्रांसफर की। इनके परिवार के 3 सदस्यों को मुंबई सेंट्रल में नौकरी दे दी गई। दूसरा, दिल्ली की एक कंपनी है एकेप इफोसिस्टम, 2007 में हजारी राय ने 10,83,000 में दिल्ली की एक ये जो है वो बेची थी। हजारी राय के 2 भतीजों को जबलपुर में बेस सेंट्रल में नौकरी मिल गई। बाद में कंपनी के सारे अधिकार जो है वो ट्रांसफर कर दिए गए, किनको, राबड़ी देवी और मीसा भारती को। फिर उसमें जो बचा कुचा शेयर था वो भी 2014 में इन लोगों ने ले लिया। तो ये जो चलिए बिहार पे तो तथ्य आ गए, मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा ओवरऑल इसको मैंने एक उदाहरण दिया हूं कि इसीलिए जो कुछ भी है ना, देखिए इसको ये ऐसा नहीं है आप किसी सरकार का विरोध करिए, लेकिन जहां भ्रष्टाचार दिख रहा है, रेलवे मंत्री के समय बहुत चीजें दिख रही है, IRCT के घोटाले दिख रहे हैं, उस पर तो कार्रवाई हो रही है, उसमें कोर्ट में। शुभ्रांश जी, बेवजह तो कार्रवाई होगी नहीं, कुछ तो तथ्य आए होंगे। हाँ, आपने टाइमिंग का कहा, मुझे भी याद आ रहा था, आप बोल रहे थे मुझे संजय राउत याद आ गए, पात्रा चौल बहुत पुराना था, लेकिन मामला जब महाराज की सियासत गरमाई तब देखने को मिला। 1.5 मिनट इन्होंने जवाब दिया मोबाइल खोल के, जुबान लड़खड़ा गई थी। कर्नाटक नहीं जा पाए, जुबान लड़खड़ा गई, महाराष्ट्र नहीं जा पाए। अभी अगर मैं नाम लूँगा अगला नारदा शारदा का, जिसमें किताबों में हम क्या नाम लेंगे साहब, अभी गूगल खोलिए और नाम डालिए शुभेंदु अधिकारी, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट उस समय के वेबसाइट पे भी छपा है, अखबारों में भी छपा है, 5000 बार टीवी डिबेट में भी चर्चा की गई होगी। आजकल वो उन्होंने थोड़ा हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, बिल्कुल साफ सुथरे स्वच्छ हैं। आसाम के मुख्यमंत्री ये सब चर्चा नहीं करते, सब ऑनलाइन मौजूद हैं, सब लोग हो सकता है आज ईमानदार हो, लेकिन हम लोग नहीं बात करेंगे। कहने का मतलब ये है, देखिए आप बोलना चाहेंगे कर्नाटक और रुकिए, जरूर बोलूंगा, पूरी बात मैं टोकने के बजाय मैं इसलिए चुप रहा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सत्ता के पास ये टूल है, संस्थान की अपनी गरिमा होती है। मैं सिर्फ एक लाइन जानना चाहूँगा कि इन 9 सालों में जितने छापे, जितनी अरेस्टिंग की गई, या जितनी बार इन लोगों के ने जांच किया या सर्वे किया, जो भी आप शुद्ध शब्दों में कहिए, उन सबका कुछ रिजल्ट आया। जितने % आप गए, 100 बार रिजल्ट आया, अगर 2 बार तो उसको रिजल्ट नहीं कहते। एक और बात, कहीं मुझे ऐसा लगता है कि क्या भारत की नरेंद्र मोदी सरकार देश को कहीं उस रास्ते तो नहीं ले जाना चाहती है जो बंगाल के चुनाव से पहले था, कि बंगाल में सीबीआई गई छापा मारने या ईडी गई, कोई टीवी में चल रहा था छापा मारने, वहाँ की पुलिस तो उनको अरेस्ट कर लिया। तो अब आप राज्यों को इस तरह से मजबूर कर रहे हैं कि राज्य के पुलिस जो है आपके अधिकारी को पकड़े और आपके अधिकारी उनको पकड़े। कुछ बंगाल में ऐसा हुआ था, हमने देखा था। फिर नतीजा क्या हुआ, 2 दिन के बाद सब मेरा बॉस, जॉब इज ओवर, उसके बाद फिर कोई बंगाल नहीं गया। तो क्या बाकी राज्यों में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कहीं ऐसा बनाने की तरफ तो प्रयास नहीं किया जा रहा है? और अगर ऐसा हो गया, सोच कर देखिए, इमेजिन करके देखिए कि कोई दूसरा अधिकारी राज्य में गया किसी के, और वहाँ की लोकल पुलिस उसको उठा ले, कोई भी केस तो बंद नहीं हो लगता है,
फिर क्या देखिए, होगा? वो तो फिर महाराष्ट्र में भी इस तरह का मामला आ चुका है, लोकतंत्र की मर्यादा खत्म हो जाएगी जब ना। बिहार पुलिस के साथ क्या हुआ, ये एक अलग विषयांतर हो जाएगा। लेकिन कर्नाटक और दूसरी जगहों में नहीं, कुछ भ्रष्टाचार ऐसा है कि अब ये मान के चल रहे होंगे कि हम लोग अगर कोई बात करें तो शायद हम लोग बीजेपी के सपोर्टर हो गए उनके, तो वो उनका अधिकार है मानने का। नहीं, मैं सर वो ऐसा क्यों मानूंगा? आपने जो किया है लगा है जैसे मैं कोई बीजेपी का मैं नेता ऐसा यहाँ नहीं करा। मानूंगा। दूसरी बात है कि हम लोग इतने वर्षों से पत्रकारिता में है, कभी अपनी कलम और जुबान तो नहीं लड़खड़ाई। अगर सीबीआई या ईडी का कहीं भी गलत लगेगा तो हम लोग, लेकिन हम लोग केस के तथ्यों पर देखते हैं। कर्नाटक में छापा पड़ा है, वो जाएगा जेल में, जाना चाहिए उसको, उसको कौन रोकता है? चाहे 2 करोड़ रुपया निकल रहा है घर से कैश, तो बताएगा ना कहां से आया है। तो ये कोर्ट का प्रोसेस है, उसको जिन लोगों ने छापा मारा है वो कोर्ट में ले गए हैं, अब उसको लेके कस्टडी लेके पूछेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, 4-5 नाम के अलावा कोई नाम विपक्ष नहीं ले रहा है। और मैं उसके भी फैक्ट्स, मैंने उसको भी चेक किया है। मुकुल राय इस समय टीएमसी में है। अगर जैसे चला गया, अगर वही बात होती तो कहता आप पकड़ के लाओ, उसको बंद करो, क्योंकि मुकुल राय ने तो चुनाव के समय धोखा दे दिया ना बीजेपी को। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि विपक्ष को ये मौका था कि अपने आसपास के लोगों में जिन पर भ्रष्टाचार के दाग है उनसे मुक्त होकर के अच्छे लोगों को खड़ा करके सिद्धांतवादी और नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ता। लेकिन उन्हीं लोगों को जिन पर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, जिनको जेल हो चुका है, मैं पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे भाई, लालू प्रसाद यादव का क्या बिजनेस था कि मॉल है, पेट्रोल पंप है, कहां से आ गए होंगे सब? मिनिस्टर बनता है, उसका जमीन और मकान जो है लालू जी के परिवार के नाम से हो जाता है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है क्या देश को। और आप बताइए, यहाँ जो दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो इनके उस समय आपको पता है ना, आज 9 लोग साइन करने जा रहे हैं। आप तो कवर कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने दिन 10 मंत्रियों के खिलाफ कहा था, उसमें शरद पवार भी थे, उसमें लालू यादव भी थे, कौन नहीं था उसमें? तो मनमोहन सिंह तक का नाम था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सीबीआई ईडी की अपने लिमिटेशंस है। देखिए, जितने भ्रष्टाचार हुए हैं ये काम नहीं कर सकता है। ईडी इतनी छोटी, तो छोटी सी डिपार्टमेंट थी, ईडी से कभी कोई भय लगता था? नहीं लगता था, कोई भी घुस जाता था। आज ईडी ने भी अगर भय पैदा किया है तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में एक बोलता है। उसमें तो देखिए अवधेश जी, एक थोड़ा सा फैक्ट ये है तो खत्म करो। कि सीबीआई को राज्यों ने जब आने से मना कर दिया तो ईडी का फिर सहारा लिया गया, क्योंकि ईडी जो है व्यापक ऐसा है, राज्य से मना कर दिया, लेकिन कोर्ट के अनुमति से वो जा ही सकता है। मना कर दिया, लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में छापे नहीं मार रहे हैं, राज्यों ने कहा कि हम हटाते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, विपक्ष का नेता और प्राइम मिनिस्टर सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में होते हैं। लोग कहता है कि भैया सुप्रीम कोर्ट को रखो, तब भी आप उसे कहते हैं। सीबीसी का जो चीफ कमिश्नर है उसमें सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अपॉइंट होता है। तो आप ये सब को बोलते समय भूल जाते हैं कि आपने इसको बना दिया है। ये तीनों डिपार्टमेंट के अपॉइंटमेंट में विपक्ष का नेता और ये सुप्रीम कोर्ट और सरकार होती है। तो देश को ये भुला करके अगर विपक्ष कहता, मैं फिर कह रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर अभी बड़ा सबने स्वागत किया कि अब उसी तरीके से सीबीआई की प्रमुख की नियुक्ति हो रही थी, तो फिर क्यों ऐसी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हम प्रश्न चिन्ह खड़े करें? प्रवीण जी, कई सारी चर्चाएं पीछे मैंने टेलीविज़न पे देखी है और बहुत सारे लोगों को अखबारों में और सोशल मीडिया पे देखा है कि अमित शाह के बेटे की भी सिर्फ 50,000 की कंपनी थी, वो आज 1000 में नहीं है, करोड़ों में है। खैर, उन जगहों पे नहीं संस्थाएं जा सकती। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कोई ऐसी परिपाटी लिखने की कोशिश न करिए कि अगर सूर्य अस्त हो और फिर दूसरे का सूर्य सुबह निकले तो बाकी सब नहीं। इसका आधार क्या है? मतलब ये जो बात आप कह रहे हैं, ये आपको क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि किसी भी घटनाक्रम का सजा के साथ संबंध नहीं बना है। जैसे उदाहरण 3 बड़े उदाहरण देता हूं, छोड़िए बाकी लेफ्ट राइट। 2014 से पहले राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, एनी रिजल्ट? 0, एनी कंक्लूजन? 0, सिवाय सिर्फ परेशान करने के। 2014 से पहले आप आए, ब्लैक मनी खत्म, वाइट मनी आ जाएगी, नोटबंदी किया, सैकड़ों लोग मरे, लाखों लोगों की नौकरी गई, परिवार तबाह हुए, जितनी आपकी कैश इकॉनमी थी उससे डबल हो गई। दुनिया का पहला ऐसा साइंटिफिक सिद्धांत है कि 1000 का नोट बंद करके 2000 चलाकर ब्लैक मनी बंद करने की कोशिश की गई, रिजल्ट 0। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो सब पे अप्लाई होती है, संस्थान और इंस्टीट्यूशन 1947 के बाद बने थे और जब तक हम रहे न रहे, हमारी आने वाली पीढ़ियां रहेंगी, वो देखते रहेंगी ये संस्थान इंस्टीट्यूशन रहेंगे। हमें नहीं लगता कि व्यक्ति विशेष या राजनीतिक क्षणिक लाभ के लिए आपको किसी को टारगेट करना चाहिए। जनता मालिक है, जनता। फिर एक जेनरिक कमेंट है, अवधेश जी काफ़ी एनालिसिस लिखते हैं, अखबारों में काफ़ी पसंद भी की जाती है उनकी एनालिसिस। मैं उनसे इस पर जवाब लूँ उससे पहले एक बात तो है
कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष जो है सरकार को वैसे नहीं घेर पा रहा जैसी उम्मीद कर रहा है, और जिस तरीके से यूपीए की सरकार गई थी, या अन्ना का आंदोलन खड़ा हुआ, या काले धन पे बाबा रामदेव सामने आए, जो एक बड़ा आंदोलन कोशिश है, एक छटपटाहट दिखती है। भारत जोड़ो याद, हल्ला बोल रैली जो शुरू हुई थी, महंगाई, भ्रष्टाचार, यही बात करके रामलीला से निकले थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो एक छटपटाहट दिख रही है? 3 पॉइंट। अब ये फैसला देश को करने दीजिए और अपने दर्शकों को करने दीजिए। 2014 से पहले 1,78,000 करोड़ का 2G स्कैम कागज पे हुआ, कागज पे खत्म हो गया, बाद में उसको बनाने वाले ने माफ़ी मांग ली, विनोद राय ने माफ़ी मांगी है। क्लियर है? दूसरा, बाबा रामदेव का आंदोलन हुआ, या व्यापारी रामदेव का हुआ, या लाला रामदेव। मैंने ये उदाहरण इसलिए रखे थे कि हम आज की बात करें कि आज भ्रष्टाचार के हिसाब से दे रहा हूँ सर। 40 रुपए लीटर का पेट्रोल या 35 रुपए लीटर का बन रहा था, क्योंकि नई सरकार आते ही हर गांव को सबको 15-15 लाख मिलेंगे, हर गांव को 2-2, 250 करोड़ मिलेगा। हम थोड़ा 14 से पहले हम थोड़ा और सीधे साधे शरीफ थे कि हर भगवा वस्त्रधारी को हम बाबा समझ लेते थे, ये जानते हुए कि बाबा के वेश में व्यापारी छुपा हुआ है जो कल के डेट में कितनी सारी चीज़ें अपनी बेचने आएगा देश को। लेकिन हमने मान लिया, नतीजा क्या वो हुआ? नहीं हुआ। और तीसरा, अन्ना का लोकपाल कहाँ गया ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अन्ना कहाँ गए पिछले 9 सालों से ये भी मुझे मालूम नहीं। दूसरा, गांधी बन के अन्ना ने जो देश को ठगा है और जो छला है, इतिहास में प्रवीण जी भविष्य में जब किताबें लिखी जाएंगी तो एक चैप्टर ये भी लिखा जाएगा, और आप नोट करिएगा। मेरा प्रश्न इससे इतर था, मैं इतिहास में नहीं जाना चाह रहा था, मैंने सिर्फ उदाहरण के तौर पर रखा था। लेकिन मैं आपसे चाहूँगा अवधेश जी, आप बताएं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या विपक्ष किसी भी तरीके से घेर सकता है? बहुत निष्पक्ष राय चाहूँगा आपकी। या आपको लगता है कि इस मामले से तो बहुत आगे निकल गए हैं मोदी, अभी बड़ा मुश्किल है कि विपक्ष इसको मुद्दा बना पाए? देखिए, ये भारत का बहुत दुर्भाग्य है कि इतना डिसक्रेडिटेड, इतना साख विहीन विपक्ष कभी भारत में रहा नहीं है। इतना साख विहीन विपक्ष, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि विपक्ष सरकार के विरुद्ध वो मुद्दे उठाता है जो मुद्दे होते ही नहीं हैं। इस सरकार को आप भ्रष्टाचार पर नहीं घेर सकते हैं। इस सरकार के जो दावे हैं, उस क्लेम को तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि इतना सख्त नज़र है चीज़ों की, जहां हम लोग भी देखते हैं, आप भी रहे हैं पहले, आप जितने मंत्रालय हैं पहले, अब देखिए कितनी दुकानें होती थी, कहीं फोटो स्टेट हो रहा है, कब बन रहा है, सारा होते थे, सब उड़ गए, सब खत्म हो गए। पूरा का पूरा शास्त्री भवन से लेकर वहां तक कितनी भीड़ लगी रहती थी, तो दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि मेरे भी समझ बनी है कि इस सरकार में बड़े स्तर का जो बड़े बड़े टेंडर होते थे अरबों खरबों के, उसका वो भ्रष्टाचार संभव नहीं है, उतना तो इसने किया। नीचे स्तर का भ्रष्टाचार से आम आदमी परेशान है, वो आज भी है, उसका खत्म करना आसान नहीं है। लेकिन सीबीआई ईडी, मैं थोड़ा, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई दिल्ली पुलिस में है तो वो बेईमान है और सीबीआई में जाते हुए ईमानदार होता होगा, तो मैं किसी संस्था को ईमानदार होने का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता हूं। लेकिन भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक डेटरेंट इफेक्ट होता है कि अगर 10 नेताओं अधिकारियों के खिलाफ आपने जबरदस्त छापा मारा, उनको ले जा रहे हैं रोज, तो उनको देख के डर से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम बच जाए। तो इसका सीबीआई ईडी का एक बड़ा इफेक्ट जो मुझे लगता है प्रभाव भारत में ये होने वाला है। तीसरी बात है कि देखिए, मैं हर चीज़ का इनके उत्तर देने में अपनी बात कह रहा हूं, क्योंकि मैं उसका दे सकता हूं कि रॉबर्ट वाड्रा में कौन कौन लोग जेल में हैं, कहाँ कहाँ प्रॉपर्टियां जब्त हो चुकी हैं, कैसे कैसे ढूंढा जा रहा है लंदन से यहाँ तक। जहाँ तक नेशनल हेराल्ड का सवाल है तो वो सब जानता है उसमें क्या फैक्ट्स है, कैसे कैसे आए हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, का मुकदमा चलेगा। 5 बार तो सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है कांग्रेस, राहुल जी और सोनिया जी को लेके, कि इनकम टैक्स की जांच नहीं, उन्होंने कहा नहीं निकल रहा है, जांच होगी, कार्रवाई को हम रोक लगाते हैं। यहां तक भी हुआ कि इस भवन को दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया था कि दिल्ली में जो हेराल्ड का भवन है उसको कन्फिस्केट जब्त कर दिया जाए। फिर वो गया सुप्रीम कोर्ट में, बोला कि अभी छोड़ दिया जाए। इतना ही है उसमें। तो इसलिए ये कहना कि केवल कार्रवाई हो रही, मैं नहीं मानता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, तथ्य हैं उसके पीछे, बिल्कुल उसमें बिल्कुल फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स के आधार पर हो रहे हैं। विपक्ष को उसमें बचाव करना चाहिए। और जो अंतिम बात कर रहा हूं कि 4-5 नाम के अलावा थोड़ा रिसर्च करके, अगर वाकई हुआ है, मैं तो चाहूंगा ना कि भाई राज्य सरकारें हैं बीजेपी की, ये जो 4-5 उससे बाहर निकल के रिसर्च हुआ है तो कुछ लाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने रखें, कोर्ट में ले जाएं, तो हम लोग भी आएंगे। हमको तो मिला ही नहीं ना अभी तक। देखिए, पता नहीं पक्ष विपक्ष में कौन कौन सा शब्द ले आए। 2-3 बातें बड़ा रिफ्रेश बताता हूँ। आजकल सबसे बड़ा मुद्दा अदानी का चल रहा है। मुंबई एयरपोर्ट पहले जीवीके मैनेज करती थी, छापा पड़ा, 1 साल बाद अदानी का हो गया। एसीसी अंबुजा, छापा पड़ा, अदानी का हो गया। ये जो बड़े बड़े खरबों वाले जो टेंडर की ये बात कर रहे थे, टेक्नोलॉजी बदल गई, तरीका बदल गया, बाकी लोग क्यों के रेस से बाहर हो गए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये फैक्ट और राजनीतिक बयान बड़ा फर्क हो जाता है। देखिए, ये तो वो बात हो गई कि राहुल गांधी जो है वो उसी बात को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। लोकतंत्र ही नहीं रह गया देश में, ये भी कह दो, तो ये उसी बात को कह रहा हूँ।
लगभग 9 लाख करोड़ से ऊपर के रुपए स्वाहा हो गए। चूँकि आपने चर्चा इस तरह, तो मैं इसको पेपर के साथ आपको रखता मार्केट से, न सेबी की मौजूदगी, न चर्चा परिचर्चा, कहाँ से आया कहाँ गया, कौन सी सेल कंपनियाँ। लेकिन रिमेंबर, एक बात याद रखिएगा कि सब कुछ दर्ज हो रहा है। कहाँ पे? सब कुछ इतिहास के साथ अरे आम आदमी पार्टी या केजरीवाल, मुझे याद है कोई एजेंसी नहीं होती थी आपके खिलाफ सारे चिट्ठे ले आते थे। वो तो वहाँ इतने जांच एजेंसियों से आगे चलते थे, और आपके पास इतने आंकड़े, आप तो पैसे बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के विषय में हम लोग इसलिए अभी चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप मुझसे पूछें तो वो विपक्ष है ही नहीं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, जब भी कभी विपक्ष ने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कोई ज्वाइंट मीटिंग करने की कोशिश करी है, उससे केजरीवाल और ममता बनर्जी अक्सर बाहर रहे हैं। कभी कभी कुछ एक मुद्दों पे आ जाते हैं, तो हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे। आपने सिसोदिया पे कहाँ सपोर्ट किया? नहीं, चुप ही भाई, समझे नहीं, वहाँ घोटाला हुआ है। अगर हुआ है, दिख रहा है। दिल्ली अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले शराब का जिक्र किया था, दिल्ली में शराब गंगा जल की तरफ फ्री बट रहा था, लगभग एक के साथ एक, और धक्का धुक्की अलग था। तो कुछ तो हुआ, सही कार्रवाई कर रही है ईडी, वहाँ ईडी सीबीआई सही कार्रवाई कर रही है। कुछ ऐसा नहीं, सुनिए, कुछ हुआ है। आग कुछ जगह एजेंसियां अच्छा काम कर रही हैं, कुछ जगह नहीं कर रही। इसे ही तो कहते हैं कि कहीं राजनीतिक लाभ के लिए आप काम करा रहे हो। अब दाल में नमक मिला सकते हो ना, आपने दाल में नमक के बराबर वाला काम तो सिसोदिया वाला कर दिया, लेकिन पूरी दाल को आप काली इसलिए छोड़ दिए कि संक्षिप्त चर्चा करने वाले थे, लंबा आप चलते चलते कुछ कहना चाह रहे हैं इस बात पे, क्योंकि ये बात है, यही कंफ्यूजिंग है कि केजरीवाल के खिलाफ करें तो सही कर रहे हैं, लेकिन और कहीं कर दें तो गड़बड़ कर रहे हैं। उस पर टिप्पणी की बजाय मेरा ये कहना है कि एक समय था, ये राजनीतिक पार्टियों के लोग भी अगर भ्रष्टाचार होता था तो पार्टी तक छोड़ते थे, उसके खिलाफ आते। ये समय इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि अनेक पार्टियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार आया, एक नेता उसके विरुद्ध त्याग पत्र दे के बाहर नहीं आ रहा है। हम लोगों ने ऐसा समय, नरसिंह राव के समय भी हुआ था तो लोग बाहर आए थे, इंदिरा गांधी के समय हुआ तो बाहर आए, सब जगह हुआ तो बाहर आए, लेकिन इस समय जो है वो नहीं आ रहा है। इसलिए मेरी चिंता ये है कि इस समय का जो पॉलिटिकल जो है पूरा का पूरा, जो जिसको राजनीतिक प्रतिष्ठान हम लोग कहते हैं, या उसमें जो टीवी पैनलिस्ट आते हैं, वो हमेशा जो है उसको डिफेंड कर रहे हैं। तो इसमें संघर्ष जरा कठिन हो गया। और अंतिम बात यह है कि नरेंद्र मोदी आरएसएस और बीजेपी को लेकर के लंबे समय से जो एक नफरत का भाव रहा है इस देश में ना, वो भी इस भ्रष्टाचार में, तो लोग इसलिए भी सरकार का विरोध कर रहे हैं कि उनको नरेंद्र मोदी का विरोध करना है। 4 से 14 जिसके ऊपर आरोप लगे उसको सरकार से बर्खास्त किया गया और वो जेल गए। 4 से 14 डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में 2014 से 23 तक आरोप लगे, सरकार ने बर्खास्त नहीं किया है, सवाल नहीं पूछा, निष्पक्ष होकर जांच नहीं करने दिया। इनका भी आकलन समय ग्रह काल परिस्थिति के हिसाब से भविष्य में होगा और जरूर होगा। चलिए, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपको क्या लगता है, आपको लग रहा है कि विपक्ष सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल का, उसको दुरुपयोग कहें सदुपयोग कहें, जो भी कहें, उस मुद्दे को उठा पा रहा है, और क्या ये सिलेक्टिव है? आपकी राय क्या? बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।